आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर विद्यार्थी के दिमाग में रहता है, चाहे वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो। और वैसे भी इस समय बहुत सारी भर्तियां चल रही है, टीचर की सारी भर्तियां आ चुकी है, संस्कृत विभाग के भी एग्ज़ाम हुए हैं और सामान्य शिक्षा के चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की आ चुकी है, रीड की भर्ती है और बहुत सारी भर्तियां हैं, कार्मिक विभाग की भर्तियां भी चल रही है। तो तैयारी करने वाले बंदे के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल चलता है कि तैयारी कैसे करें, किस प्रकार पढ़ें कि अपन को अपना जो लक्ष्य है वो मिल जाए, हमें अपने तैयारी में सफलता प्राप्त हो जाए। ये कॉमन जो प्रश्न है वो हर एक व्यक्ति के दिमाग में, हर एक विद्यार्थी के दिमाग में चलता रहता है, किस प्रकार पढ़ें। इसलिए आमतौर पर वो ऐसे विद्यार्थियों से बात करता है जो सफल हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे वो साथियों से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि भाई तैयारी किस प्रकार करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या लिखें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो आज हम उन्हीं विषय पर, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किसी भी भर्ती को क्रैक करना हो, उसमें सिलेक्शन लेना हो तो किस प्रकार पढ़ें। और ये सारी चीज़ें, ये मैंने 9 बिंदु बनाए हैं, ये 9 बिंदु अक्सर एक विद्यार्थी के दिमाग में चलते रहते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें करें, ठीक है। जैसे पहली चीज़ पाठ्यक्रम है, दूसरी कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तीसरी चीज़ नोट्स बनाए या नहीं बनाएं, चौथा अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स कैसे बनाएं, उसके बाद में पुराने पेपर्स जो है उनका उपयोग कैसे करें, ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो कब पढ़ें, उसके बाद में कितने घंटे पढ़ें, कितना पढ़ें। ये भी प्रश्न जो है आमतौर पर हर एक विद्यार्थी के दिमाग में रहता है कि मेरे को कितना पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है या नहीं है, क्या घर पे बैठ के रूम पे बैठ कर पढ़ सकते हैं। ये भी प्रश्न आमतौर पर आदमी के दिमाग में चलता रहता है। फिर अंतिम प्रश्न है टेस्ट सीरीज लें, नहीं लें, कब लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आमतौर पर हमारे दिमाग में चलती रहती है जब हम एक विद्यार्थी के रूप में तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन बारी बारी से इन प्रश्नों का उत्तर खंगालने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि मैं आपके सवालों का, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न इन बिंदुओं को संबंधित लेकर है उनका मैं जवाब दे सकूं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, पहला हमारे दिमाग में आता है पाठ्यक्रम। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस भर्ती का पाठ्यक्रम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। केवल प्रिंट निकालने से उसका पाठ्यक्रम का जो रोल है वो ख़त्म नहीं हो जाता। पाठ्यक्रम को अच्छे से आप 1-2 बार पढ़ लें और उसको हमेशा अपने आगे सामने लगा कर रखें। आपके सामने जहाँ आप बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने रूम में जहाँ भी दीवार पर जगह है उसको वहाँ उस पर लगा दें, यानी कि हमेशा आपकी नज़रों के सामने आपका पाठ्यक्रम रहना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने अपने पाठ्यक्रम को कितना पूर्ण कर लिया है, कितनी चीज़ें बाकी बच गई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आ रही है, कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छे से तैयार करनी है। ये सारे जो जवाब है, सारे जो सवाल हैं, इनका जवाब अपन को उस पाठ्यक्रम से मिलेगा। हमेशा अपनी आंखों के सामने आपका पाठ्यक्रम घूमते रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तुरंत अपने पाठ्यक्रम पर हाईलाइट कर दे कि मैंने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो पहली चीज़ पाठ्यक्रम निकाल के लाएं, फ़ोन में कभी ना देखें। पाठ्यक्रम हमेशा आपकी आंखों के सामने, आपकी दीवार में जहां आप बैठकर पढ़ रहे हैं उसके सामने लगा हुआ होना चाहिए। इससे ये तय हो जाता है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। डेली का डेली आपको अपडेट रहना है कि मैंने इतना सिलेबस कर लिया है। तो सिलेबस, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा रोल है। इसको हमेशा अपनी आंखों के सामने, दीवार के आकर ऊपर जहाँ बैठते हैं उसके सामने लगा कर रखें, ठीक है। दूसरी चीज़, कहाँ से पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखिए आमतौर पर अधिकतर साथी यही कहते हैं कि मैंने तो बस एक गाइड पढ़ी थी और गाइड को पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो पहली बात तो ये गप हो सकती है कि एक बुक पढ़कर, एक गाइड पढ़कर आज के टाइम में सिलेक्शन लेना मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी समझ है, नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि 100 में से ऐसे 2 ब्रिलियंट बच्चे हो जिनका IQ तेज हो और उसको जल्दी समझ में आता हो, जल्दी याद हो जाता हो, ठीक है ना, उसका माइंड आसपास की चीज़ों में ज़्यादा चलता हो, उसको हर चीज़ की पकड़ अच्छी हो। हाँ, वो हो सकता है 100 में से 1 या 2 बच्चे जो हैं किसी एक गाइड को पढ़कर सिलेक्शन ले। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो हम सब है, हम एक एवरेज स्टूडेंट है,
तो एक एवरेज बच्चे को किसी एक गाइड से पढ़कर सिलेक्शन हो जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। तो कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े? तो कम से कम किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको आप कम से कम 2 या 3 जगह से पढ़ें। मैंने तो बहुत सारी जगह से पढ़ा था, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि कम से कम 3 जगह से तो आप किसी ना किसी टॉपिक को पढ़े ही पढ़े। और पढ़े भी कैसे? टॉपिक वाइज पढ़े। ऐसा नहीं कि आप बुक वाइज पढ़ रहे हैं, भाई आप बुक लेके आए राजस्थान इतिहास की, अब उसको आप बस पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम है वो टॉपिक वाइज है। जब आयोग आपको टॉपिक्स दे रहा है कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो क्यों ना आप भी तैयारी टॉपिक्स के साथ में करें। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक ले लिया, राजस्थान जीके के ले लिया, किसी का भी ले लिया आपने, मान लीजिए राजस्थान की क्रांति ले ली, ठीक है, सामने से टॉपिक है, हर बार प्रश्न आता है इसमें से। अब उस टॉपिक को आपको कम से कम 2 से 3 जगह से तैयार करना है। कहाँ कहाँ से करें? एक सामान्य तौर पर गाइड तो अपन लाते ही हैं, तो पहले उसको गाइड से पढ़ें, उसमें अंडरलाइन कर ले, जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं है उसको आपको अंडरलाइन कर दें। फिर दूसरी बुक लेके आए, ठीक, कम से कम 2-3 बुक्स अपने पास रखें। जैसे आजकल जो है नाथ का सिलेबस अच्छा आ रहा है, नाथ का जो मैटर है बहुत बढ़िया है। आप सुभाष चरण का मैटर पढ़ सकते हैं इतिहास में। और भी आपके पास मान लीजिए कोई और बुक है, मैं किसी इंडिविजुअल बुक का नहीं बोलूँगा कि आप वो लेके आएँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल किसका मैटर अच्छा आ रहा है। तो कम से कम 2 या 3 बुक रखें। उस बुक से आपने क्रांति को पढ़ लिया। अब नई जो आप बुक पढ़ेंगे गाइड के अलावा, उसमें आपको मुश्किल से 4 या 5 फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो अलग है गाइड से। अधिकतर नहीं मिल, सारा मैटर एक जैसा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी, 5 से 6 चीज़ें जो गाइड से आपको उस बुक्स में अलग मिलेगी, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बुक निकालिए, उन 2 के अलावा तीसरी भी पढ़ना जरूरी है। उस तीसरी में देखिए वही क्रांति का टॉपिक, उसमें आपको मिलेगा कि उस बुक से, उस गाइड से मुश्किल से 2 या 3 चीज़ें आपको उसमें अलग मिलेगी, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब देखिए कि आपने 1857 की क्रांति को 3 जगह से पढ़ लिया। कहाँ से पढ़ा? गाइड से पढ़ा, पहली बुक से पढ़ा, दूसरी बुक से पढ़ा। अब आप देखिए कि क्या ऐसे सवाल जो पुराने पेपर में आए हुए हैं उन 3 बुक से बाहर है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हमेशा जो पुराने पेपर है वो अपने पास में रखेंगे। जब भी आप पढ़ें उसमें देखेंगे प्रश्न 1857 की क्रांति से कहाँ से आया है, और जो मैं मैटर पढ़ रहा हूँ उसमें वो सवाल है या नहीं है। अगर है मतलब आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो आप कम से कम 2 या 3 जगह से जरूर पढ़ें। एक चीज़ पर, एक ही बुक पर आप निर्भर न करें, क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि प्रश्नों का स्तर जो है बहुत ही स्टैंडर्ड आ रहा है, बहुत ही हाई आ रहा है। किसी एक बुक पर निर्भर रहने से हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कम से कम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो 2 या 3 जगह से जरूर पढ़ें। और कैसे पढ़ें? टॉपिक वाइज पढ़ें, अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है, कि 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जो भी 7 दिन का, सप्ताह का शेड्यूल बनाएं। फिक्स करें कि मेरे को ये टॉपिक्स लेने हैं। फिर आप उन 7 दिन में वो टॉपिक ही करें। मान लीजिए आपने 8 टॉपिक का बना लिया, 5 टॉपिक का बना लिया, 6 टॉपिक का बना लिया। अब वो 6 टॉपिक, 7 टॉपिक जो भी आपने लिए हैं उनको आप टॉपिक वाइज अलग अलग बुक से पढ़ें, ठीक है। उसको अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ना है, इतने बुक्स का आपको सारा लेना है। और दूसरी चीज़, बुक्स के अलावा एक और चीज़ है जो अपन को सहयोग करने वाली है, और वो है गूगल। और आपको मालूम है कि आज के समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गूगल के पास नहीं है, चाहे इतिहास की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे किसी भी टॉपिक की हो। आप अगर उसमें ये भी सर्च करेंगे उबासी कैसे लेते हैं, तो वो भी लिखा आएगा कि उबासी कैसे ली जाती है। तो हर चीज़ का जवाब गूगल पर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया क्रांति, आपने बुक से पढ़ लिया, गाइड से पढ़ लिया, दूसरी बुक से पढ़ लिया, 3 जगह से आपने पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब चौथी बुक हमारी गूगल है, उसमें आप सर्च करें 1857 की क्रांति के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आप सर्च करें तो आप देखेंगे आपको 8-10 हज़ारों वेबसाइट मिलेगी। उसमें आप जो प्रथम वाली जो 6-7 वेबसाइट है उनको स्क्रॉल करें, उनको ब्राउज करें, उनमें देखिए कि आपको कुछ अच्छे फैक्ट भी मिल सकते हैं। अधिकतर मैटर वही होगा जो हमने बुक्स में पढ़ा है, गाइड में पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपको वहाँ भी एक्स्ट्रा मिलेगी, उनको भी आप लिख लें। तो इस तरीके से आपने एक टॉपिक को 4 जगह से पढ़ लिया है। अब मैं ये समझता हूँ कि आने वाली भर्ती परीक्षा में क्रांति का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, वो आपके मैटर में होगा ही होगा। फिर आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अब कोई सवाल जो है मेरे मैटर से बाहर नहीं जाने वाला है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है,
एक टॉपिक को आप उठा ले तो कम से कम आधा दिन, एक दिन, अधिकतम एक दिन लगता है, एक दिन से ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तब देखिए, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ये चीज़ वही लागू होती है कि भाई एक बुक से पढ़े या नहीं पढ़े, नोट्स बनाए या ना बनाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम इतने ब्रिलियंट नहीं हैं, हमारा IQ 140, 130, 145 का नहीं है कि हम एक चीज़ को एक बार ही पढ़ ले और अपन को याद हो जाए। हमने बुक पढ़ ली और याद हो गया, अंडरलाइन कर लिया, याद हो गया, नहीं, इतना हमारा दिमाग तेज नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं। 100 में से मुश्किल से 2 या 3 जने ऐसे होते हैं जो केवल बुक पर मार्क करके, अंडरलाइन करके, उसको 4-5 बार पढ़ के उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन हमारा ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है, याददाश्त तेज़ नहीं है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको भर्ती क्रैक करनी है तो आपको पूरे सिलेबस के विद नोट्स तैयार करने बहुत ज़रूरी है। और नोट्स भी कैसे तैयार करने हैं मैंने आपको बताया है कि आपने जो 3 जगह से पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, उसको लिखना है, उसको अच्छे से शॉर्ट्स में लिखने की कोशिश करनी है। अब रिवीजन में क्या होगा, यदि हमने केवल बुक को पढ़ा है, केवल बुक में अंडरलाइन किया है, तो हम केवल बुक का रिवीजन करेंगे, ठीक है। 3 बुक में हमने अंडरलाइन किया, 3 बुक को पढ़ रहे हैं। अब रिवीजन करने के साथ साथ अपन वो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो अपन को याद है बुक में, लेकिन नोट्स में क्या होगा, नोट्स में केवल अपन वही चीज़ें याद करेंगे, वापस वही चीज़ें रिवाइज करेंगे जो हमको याद नहीं थी, हमने लिखी थी। बुक अपन को वापस पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है, बिना नोट्स के सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए। मैं कहता हूँ नोट्स जरूर बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि मेरे को किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दे दिए जाए तो मैं 4 घंटे तो केवल अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा, बाकी के 2 घंटे मैं उस पेड़ को काटने में लगाऊंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जब तक हमारा हथियार समर्थ नहीं होगा, तब तक हमारा हथियार तेज नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। और हमारा हथियार क्या है? हमारे बुक्स, हमारे नोट्स। तो किसी भी भर्ती को क्रैक करना है, ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को इसी साल उस भर्ती को क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि किसी भी भर्ती को तैयारी करनी है तो उसके पहले 3 या 4 महीने आप उसके नोट्स तैयार करें, उसका मैटर तैयार करें। मैटर कैसे तैयार करना है मैंने बता दिया है। किसी भी चीज़ को कम से कम 2 या 3 जगह से पढ़ना है, जहाँ से आपने अंडरलाइन किया है उसको लिख लीजिए। गूगल का सहारा लीजिए, गूगल में आपको अच्छे फैक्ट मिलते हैं, उसको भी लिख लीजिए। अब आपने एक टॉपिक के कम से कम 8-10 पेज ऐसे बना लिए हैं जिसमें कम से कम 3 या 4 बुक का सार है। अब मैं नहीं समझता कि इससे प्रश्न कोई बाहर जाने वाला है। फिर अपन को बस इसका ही रिवाइज करना है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, हाथ दर्द भी करेगा, हाथ दुखने लग जाएगा आप जब नोट्स बनाएंगे जब, क्योंकि टॉपिक एक नहीं है, टॉपिक कम से कम 150 टॉपिक अपने सिलेबस में होते ही होते हैं कम से कम। तो उन सब 150 टॉपिक के आप नोट्स बनाएंगे, कम से कम आपको 3 या 4 महीने का समय लगेगा, निश्चित है लगेगा। लेकिन वो 4 महीने के बाद जब आप इसका रिवाइज करेंगे ना, तब आपको यहाँ मन में संतुष्टि होगी, वास्तव में सही किया। और केवल आप बुक से पढ़ेंगे तो एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि क्या पढ़ूँ मैं, क्या रिवाइज करूँ, कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन सा रिवाइज करूँ। नहीं तो अगर नोट्स होंगे तो केवल नोट्स का रिवाइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई बुक्स देखनी नहीं पड़ेगी। इसलिए नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है। पहले 4 महीने नोट्स बनाइए, उसके बाद 3 या 4 महीने उसका रिवाइज कर लीजिए। 7 महीने में, 8 महीने में आप पूरी भर्ती की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाएं ये मैंने आपको बता दिया है। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दूसरी बुक निकालिए, दूसरी बुक में आपको 3 या 4 फैक्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। तीसरी बुक उठाइए उस टॉपिक की, टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं टॉपिक वाइज पढ़ना है, पहले टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक आपके पास जो भी दिन बुक से उसको अलग लिख लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए और उसमें जो एक्स्ट्रा मैटर है, अच्छा मैटर है, जो आपको याद नहीं है, इंपोर्टेंट आपको लगता है कहाँ ये आ सकता है, उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद पुराने पेपर, इनका क्या उपयोग करें। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आजकल जो समय है भर्ती तैयारी करने का, वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, भीड़ से हटकर तैयारी करनी। तो भीड़ से हटकर तैयारी कैसे होगी, उसके लिए अपन को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी।
स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो हमेशा पढ़ते समय अपने पास में पुराने पेपर रखिए। जब भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पुराने पेपर खंगालिए कि प्रश्न कहाँ से बना है, कैसा बना है, प्रश्नों का स्तर कैसा आ रहा है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, डीप आ रहे हैं, ऊपर ऊपर से आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कौन से फैक्ट पूछ रहे हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ मेरा मैटर सही है या नहीं है। हमें पेपर बनाने वाले के माइंड सेट को पढ़ना जरूरी है कि वो प्रश्न कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, और ये कहाँ से स्पष्ट होगा, ये हमारे पुराने पेपर से स्पष्ट होगा। उसको हमेशा अपने पास में रखें। जब भी टॉपिक पढ़े पेपर को जरूर देखें कि कैसा प्रश्न आया, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव कब पढ़ें। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, थ्योरी की जगह ऑब्जेक्टिव पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने कई बार देखा है, तो बस ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे हैं। पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव कब पढ़ना है, देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ने के दो तरीके। पहला तरीका, जब आपने टॉपिक पढ़ा थ्योरी में, आपने नोट्स बना लिए, अब आप उसकी कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास में है तो आप उसको पढ़िए टॉपिक के साथ साथ। टॉपिक पढ़ने, थ्योरी पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव उठाएं और पढ़ लें कि मैंने जो क्रांति पढ़ी है तो क्रांति के तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आज तक बने हैं और इसमें से कौन से ऐसा सवाल है जो मेरे मैटर में नहीं है, उसको आप नोट कर लें। एक तो तरीका ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने का है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव कब पढ़ें, पूरा सिलेबस हो जाने के बाद में टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने के दो ही समय हैं, पहला टॉपिक के साथ साथ पढ़ें, ठीक है, और टॉपिक के साथ नहीं पढ़ पाते तो पूरा सिलेबस कर लेने के बाद में, पूरे सिलेबस का नोट्स बना लेने के बाद में फिर आप ऑब्जेक्टिव उठाएं और उसको पढ़ें, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते, भाई मेरे को ऑब्जेक्टिव पढ़ने नहीं पढ़ने, पढ़ने बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मेरे को किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर किस प्रकार दिया जाता है, 4 ऑप्शन में मैं प्रश्न को उत्तर को कैसे ढूंढूं, ये अपन को ऑब्जेक्टिव पढ़ने से मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सवाल हमारे दिमाग में ये होता है कि कितने घंटे पढ़ें, मैं कितना घंटा पढ़ूं कि मार्क्स सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, पढ़ने का कोई निश्चित समय फिक्स नहीं है। जब तक आपका शरीर, आपकी आंखें साथ दे रही है, आपका दिमाग भारी नहीं हो रहा है, आपका दिमाग आपके साथ है, तब तक पढ़ते जाइए। चाहे रात के 3 बज जाए, 4 बज जाए, अगला दिन निकल जाए, आपका मन, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से स्मरण कर पा रहे हैं, तो पढ़ते जाइए। जिस समय लगता है कि नहीं अब मेरा दिमाग भारी हो रहा है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, उस समय आप उस किताब को छोड़ दीजिए। सोने का समय है रात का तो सो जाइए, दिन में है थोड़ा उठ जाइए, टहल लीजिए, कोई गाना सुन लीजिए, मुंह धो लीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाइए, उसके बाद वापस पढ़ने लग जाइए, क्योंकि दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। लेकिन यदि आपका शरीर, आपका दिमाग साथ दे रहा है, तब तक पढ़ते जाइए। ये मत देखिए कि मैंने कितने घंटे पढ़े हैं। जब भी आप पढ़ें तो दिमाग में घड़ी, अपने रूम में घड़ी ना लगाएं, क्योंकि देखेंगे 1 घंटा पढ़ लिया, 2, अरे मैंने 4 घंटे पढ़ लिए तो बहुत है, अब सो जाता हूँ। कभी नहीं लगाएं। कभी भी आपके पास पढ़ते समय घड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना आप पढ़ सके, जितना आपका सामर्थ्य है, उतने घंटे पढ़िए। कोई ज़रूर नहीं है कि 8 घंटे पढ़ने सिलेक्शन होता है कि 12 घंटे, नहीं। अपन को अपना सिलेबस पूरा करना है, विद नोट्स, विद टॉपिक्स, अच्छे से पढ़ना है। पूरे टाइम पीरियड में एग्जाम तक हमने उसका 2-3 बार रिवीजन कर लिया है तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई घंटे मायने नहीं रखते। इसलिए जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपका शरीर साथ देता है, उतने घंटे आप पढ़ सकते हैं। फिर एक और आज जो ट्रेंड चला जा रहा है, जैसे फैशन चलती है ना, आजकल फैशन चल रही है लाइब्रेरी की। क्या लाइब्रेरी जाना जरूरी है? देखिए, या तो हम घर पे तैयारी करते हैं, हमारे को गांव है, गांव से अपन रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो घर पे तैयारी करते हैं, या घर से बाहर कहीं जाते हैं, अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जहाँ अच्छा पढ़ाई का माहौल है, वहाँ तैयारी करते हैं। तो लाइब्रेरी किन के लिए ज़रूरी है? जो घर पे बैठकर तैयारी कर रहे हैं। आप घर पे ही रह रहे हैं, घर परिवार के साथ में रह रहे हैं, वहाँ आपकी पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी आसपास हो तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वहाँ पढ़ने का माहौल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप घर छोड़कर बाहर किसी अन्य शहर में तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर तैयारी के लिए ही आए हैं, तो फिर लाइब्रेरी के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी की आपको ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का माहौल अपने रूम में बनाएं। यदि आप 2 जने साथ में रह रहे हैं तो आप दोनों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा पढ़ता है। अपना माहौल वहाँ क्रिएट करें। भाई आप घर छोड़कर क्यों आए हो? पढ़ाई के माहौल के लिए आए हो, अलग बैठकर पढ़ने के लिए आए, तो फिर लाइब्रेरी जाने की कहाँ ज़रूरत है? फिर लाइब्रेरी जाकर फिर फ़ोन चलाना है, वहाँ नींद बच्चे सो जाते हैं, गप्पे मारते हैं, लाइन मारते हैं दूसरे को।
तो लाइब्रेरी जाना कहीं ज़रूरी नहीं है। यदि आप घर से बाहर पढ़ रहे हैं तो आपका रूम ही आपकी लाइब्रेरी है, अपने रूम को ही लाइब्रेरी बनाना है, वहीं लाइब्रेरी सेट करनी है, वहीं पढ़ाई का माहौल सेट करना है और वहीं पर जितना हो सके उतना पढ़ना है। रूम में तो आपको स्वतंत्रता रहती है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे गिर कर पढ़ सकते हैं, पाँव ऊपर करके पढ़ सकते हैं, नीचे करके पढ़ सकते हैं, कैसे मर्जी पढ़े आप पढ़ सकते हैं आराम से, अपने जैसा आपका जो अच्छा लगता है आप वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी जाना कहीं ज़रूरी नहीं है। यदि आप घर पे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, फिर आप अगर आसपास लाइब्रेरी है तो आप 4-5 घंटे 10 घंटे आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप विशेष कर तैयारी के लिए बाहर आए हैं, रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। आपका रूम ही आपकी लाइब्रेरी है, उसको ही लाइब्रेरी बनाइए, उसमें ही पढ़ाई का जो माहौल है वो तैयार कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ अंतिम, टेस्ट सीरीज कब लें। ये भी आजकल फैशन चल रही है टेस्ट सीरीज की। हमने सिलेबस किया ही नहीं, बस टेस्ट सीरीज के पीछे दौड़ जा रहे हैं। कई लड़के होते हैं तैयारी अब स्टार्ट कर रहे हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज कहीं लाओ। अरे टेस्ट सीरीज अभी कहाँ ले रहा है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, अभी खाली फॉर्म भरा है, टेस्ट सीरीज कब लें। तो टेस्ट सीरीज जो है वो पूरा सिलेबस करने के बाद में ली जाती है। आपने पूरा सिलेबस कर दिया है, आपने पूरा लिख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। यदि उससे पहले आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो ये चीज़ आपके लिए घातक भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है। कैसे नुकसानदेह हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, आप अभी तैयारी करने निकले हैं तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आज मान लीजिए टेस्ट का रिजल्ट आया है और आपने देखा कि 500 बच्चों की जो थे पूरे, उनमें आपका नंबर 300 250 आ रहा है। उस समय हमारा दिल टूट जाता है, यार मेरी रैंक 250 आ रही है, मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो वो 250 तो आएगी क्योंकि अभी आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, आप पहले ही टेस्ट सीरीज चले गए हैं। तो टेस्ट सीरीज कब देनी है? जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, आपने एक बार रिवीजन भी उस सिलेबस का पूरा कर लिया है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन तो लेनी ही नहीं है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ऑफलाइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब आप सिलेबस करेंगे तो बाजार में ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें आपके पेपर के अकॉर्डिंग पूरा पेपर बने हुए होते हैं, पीछे ओमा सीट भी दी जाती है, उनको आप ज़रूर दें, वो अच्छा तरीका है ऑनलाइन की बजाय। और ऑफलाइन अगर कोई कोचिंग करवा रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। कब लेनी है? एग्ज़ाम पूरा सिलेबस आपने कर लिया है, एक बार रिविजन कर लिया है, एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीना पहले, अन्यथा आपको अभी टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है हमारे मनोबल को भी गिराती है, क्योंकि हमारी रैंक नहीं बन पाती है, हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जहाँ से प्रश्न बनाते हैं वो हम मैटर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी रैंक नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। तो टेस्ट सीरीज आप पूरा सिलेबस करने के बाद में, एक बार रिविजन करने के बाद आप ज्वाइन करें। ऑनलाइन जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज से बचें। ऑफलाइन अगर है आसपास में तो जाएँ देने, नहीं है तो आप अंत में बुक्स आती है टेस्ट सीरीज़ की, बहुत सारी बुक्स आती हैं, हर एक एग्जाम की आती है, उसको लेके आए, उसमें पेपर दिया होता है, ओमा सीट निकलवा लें, फिर आप टेबल कुर्सी लगा के टाइमर सेट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन जैसे ही है, जैसा अपन एक क्रिकेट अपन मोबाइल पर खेलें और एक अपन ग्राउंड में खेलें, उतना ही फ़र्क है, देख लीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की कि तैयारी कैसे करें, किस प्रकार किसी भर्ती को क्रैक करें। मैंने बहुत सारे जो पॉइंट है, जितना हो सकता है उतना मैंने लिखने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। और भर्तियों का सीज़न है, बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। पहले ये निश्चित कर लें कि मेरे को किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अपना टारगेट सेट कर लें, उसकी तैयारी, उसका सिलेबस निकाल लें, सिलेबस लगा लें, फिर अपना शेड्यूल बनाएँ 6 दिन का, 7 दिन का। ठीक है ना, उसमें फिक्स टॉपिक लें, भी 5 टॉपिक ले लिए, 6 टॉपिक, उन टॉपिक्स को पढ़ें। टॉपिक्स को कम से कम 3 या 4 जगह से पढ़ें अच्छे से। डेली का एक टॉपिक टारगेट रखें, मेरे डेली का एक टॉपिक करना है, 3-4 जगह से पढ़ के करना है, विद नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास 6 महीने समय है तो 3 से 3.5 महीने आप केवल और केवल नोट्स बनाएं, अपना मैटर तैयार करें अच्छा सा, क्योंकि ये मैटर ही जो है अपन को सफलता दिलाएगा। फिर अंतिम जो 2 महीने 2.5 महीने उसका आप रिवाइज करते जाएँ रात दिन, बस फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आप इस पर अमल करेंगे। और भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार की शंका है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे में सामर्थ्य होगा
मैं आपका उत्तर देने का, प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।